और बच्चों क्या हाल चाल। तो आपने कॉन्सेप्ट तो सीख ही लिया है, वो भी पिछले वीडियो से। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो जाके उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद ही आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगा पाओगे। तो देर ना करते हुए चलो जल्दी से चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। तो हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो हमको ग्राफ ड्रॉ करके इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालने हैं, जो कि हमने कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में देख ही लिया है। तो देखते हैं चलिए इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। तो मैथमेटिक्स क्विज में टोटल 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें से एक कंडीशन ये बोला गया है, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। यानी कि गर्ल्स जो है 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो कितने बॉयज ने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया और कितने गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया, ये हमको फाइंड आउट करना है सेपरेटली। तो सबसे पहला काम ये देखेंगे, सबसे कम किसको बोला जा रहा है, बॉयज को कम कहा जा रहा है, क्योंकि गर्ल्स जो है वो बॉयज से 4 मोर है। ठीक है, 4 ज्यादा है, इसलिए सबसे पहले हम बॉयज को x ले लेते हैं। तो लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी y। ये हमने 2 चीज ले ली। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि पार्टिसिपेट किया है मैथमेटिक्स क्विज में कितने हैं, 10 है। इसलिए नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स दोनों मिला के कितने होंगे, 10 होंगे। तो नंबर ऑफ बॉयज हमने x ले लिया था और नंबर ऑफ गर्ल्स हमने y लिया था, इसलिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक है, और यहां से क्योंकि हमको ग्राफिकली सॉल्व करना है, इसलिए किसी एक वेरिएबल की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे y की वैल्यू निकाल ली। तो y की वैल्यू कैसे आएगी, x को ट्रांसफर कर देंगे तो y इज इक्वल टू 10 माइनस x। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया। सेम एज इक्वेशन नंबर 2 लेंगे हम, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज। यानी कि गर्ल्स बॉयज से 4 ज्यादा है। ठीक है, तो वही कि हमने नंबर ऑफ गर्ल्स लिए, y इज इक्वल टू 4 जो है मोर है, ज्यादा है, इसलिए प्लस होगा। किस में प्लस होगा, नंबर ऑफ बॉयज में प्लस होगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब यहां से हमको इक्वेशन के थ्रू टेबल फॉर्म करना है और टेबल के थ्रू फिर हम ग्राफ फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 से हम टेबल नंबर 1 ड्रॉ कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 हमारे पास है y इज इक्वल टू 10 माइनस x। तो यहां से अगर x की वैल्यू 5 रखते हैं, ठीक है, y इज इक्वल टू 10 माइनस x हमारे पास है। तो 10 माइनस x की वैल्यू अगर मैं 5 पुट अप करूं तो y की वैल्यू हमारे पास 5 मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 5। ठीक है, x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू 5। अब अगर x की वैल्यू अगर 4 रखते हैं तो x की वैल्यू 4 रखने पर y की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे अगर हम 4 पुट अप कर दे तो 10 माइनस 4 हमारे पास 6 आ जाएगा। सेम एज x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 7 पुट अप कर दिए तो 10 माइनस 7 हमारे पास मिल जाएगा 3। ठीक है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 7 एंड 3। ये हमारे पास टेबल नंबर 1 ड्रॉ हो गया। टेबल नंबर 2 कैसे ड्रॉ करेंगे, चलिए देखते हैं। टेबल नंबर 2 में हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से है, ये हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशन, तो वहां से टेबल नंबर 2 ड्रॉ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 है, तो x प्लस यहाँ पे 4, देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं पुटअप करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसी वैल्यू कम वैल्यू ऐसे पुटअप करो जिससे कि छोटी वैल्यू पुटअप करो जिससे कि छोटी वैल्यू हमको मिल जाए, ऐसा हमको देखना है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 है, तो हम क्या पुटअप करें, अगर मैं यहाँ पे सपोज 0 पुटअप करता हूँ तो 0 प्लस 4 इज इक्वल टू वाई की वैल्यू 4 मिल जाएगी। यानी कि x की वैल्यू 0 को पुटअप करने पर y की वैल्यू 4 मिल गई। x की वैल्यू अगर मैं 1 पुटअप करता हूँ तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 1 पुटअप किया तो y की वैल्यू 5। ठीक है, वैसे ही मैंने x की वैल्यू अगर 2 पुटअप की, ठीक है, तो y की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा, 2 प्लस 4 यानी कि 6 मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से। वैसे 3 अगर पुटअप करोगे तो 3 पुटअप करने पर 7 मिल जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पे वैल्यूज हमको मिलती जा रही है। ठीक है ना, और चाहो तो आप मिनिमम 3 वैल्यूज आपको निकालने हैं, तभी ग्राफ अच्छे से बन पाएगा। अगर और भी ज्यादा वैल्यू में निकालते हो आप तो वहां पे ग्राफ और ज्यादा अच्छे बनने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, अब इसके ग्राफ की तरफ चलते हैं कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात यहाँ पे देख लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। x में मैक्सिमम वैल्यू 7 गया और y में मैक्सिमम वैल्यू कितना गया, यहाँ पे तो 6 है, यहाँ पे y में मैक्सिमम वैल्यू 7 है, x में 3, यानी कि दोनों को हम 7 लेके ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब ग्राफ की बात करें तो यहाँ पे एक ग्राफ हमको ड्रॉ करना है। तो देखते हैं,
यहाँ पे ग्राफ के लिए चलो मैं ऐसा कुछ है ना, अब देखो ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। यहाँ पे मैंने एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लिया। सबसे पहले तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से, यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से, ऐसा। अब जितने नंबर लाइन आपको ड्रॉ करना है कर सकते हो, ठीक है ना। ये आपको पता है, ये होता है आपका एक्स एक्सिस और ये होता है आपका वाई एक्सिस, ये तो आपको क्लियरली पता होगा। अब यहाँ से हम मार्किंग कर लेते हैं। ये 0 है तो यहाँ होगा 1 2 3 4 5 6 7 तक गया, 7 या उससे ज़्यादा भी आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, इसको भी मैंने 7 तक ले लिया, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये दोनों में हम इसको ड्रॉ करेंगे। चलो अब देखो फर्स्टली हम देखते हैं कि फर्स्ट वाले टेबल के लिए फर्स्ट ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट टेबल के लिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए, तो 5 5 एक्स में जब 5 है तो वाई में भी 5 है, ठीक है। तो एक्स में 5 तो वाई में 5, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स में 5 और वाई में भी 5, यानी कि पॉइंट कहाँ पे मिल जाएगा आपको, कहीं पे यहाँ पे मिल जाएगा 5 5, ये पॉइंट हमको मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं x की वैल्यू जब 4 है तो y की वैल्यू 6 है, तो 4 6, ठीक है। 4 6 ड्रॉ करेंगे तो x में 4 और y में 6, मतलब कहाँ पे आ जाएगा ये 4 6, मतलब करीब यहाँ पे आ रहा है आपका 4 6, ठीक है। क्लियर हुई बात। अब नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 7 3 7 3, x में 7 और y में 3 हमारे पास है, तो 7 3 कहाँ पे आएगा, x में 7 है और y में हमारे पास है 3, मतलब ये मिल जाएगा करीब यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। 7 3, ठीक है, ये हमको वैल्यू मिल गई। अब इसके बाद और भी वैल्यू चाहो तो आप पुटअप कर सकते हो, जो भी आपको वैल्यू पुटअप करना है। अब यहाँ पे एक लाइन हमको ड्रॉ करना होगा, ठीक है। यहां से इन तीनों पॉइंट से होकर जाते हुए एक लाइन हमको ड्रॉ करना है, ठीक है। यहां से होते हुए एक लाइन हमको ड्रॉ करना है, ये कुछ इस तरह से। तो एक लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, ये थोड़ा सा इधर हो जाएगा लाइन कुछ इस तरह से, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा जो लाइन बना हुआ है, ये जो है हमारा, ये जो लाइन है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट था, ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इस तरह से इसको लिख लेंगे। नेक्स्ट में हम जाते हैं, सेकेंड वाला हमको ड्रॉ करना है, ठीक है। सेकेंड मीन्स ये इस वाले टेबल के लिए हमको ड्रॉ करना है। अब क्या होगा, 0 4, x में 0 तो y में 4, तो x में 0 एंड y में 4, मतलब करीब यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। 0 4। नेक्स्ट में देखिए, अगर नेक्स्ट में हमारे पास क्या था, 1 5, x में 1 एंड y में 5, x1 एंड y5 कहाँ, जस्ट इसके ऊपर यहाँ पे आएगा 1 एंड 5। इसके बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारे पास, 2 6, x में 2 पुटअप करें, y में 6 आ रहा है। x में 2 पुटअप करेंगे तो y में क्या आ रहा है हमारे पास, 6 आ रहा है, ठीक है। तो कहाँ पे मिल जाएगा ये, y में 6 मीन्स यहाँ पे करीब यहाँ पे मिलेगा 2 6, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं ऐसा ड्रॉ कर देता हूँ इधर, 2 6, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 2 6, ठीक है। नेक्स्ट में क्या आ रहा है हमारे पास, नेक्स्ट में आ रहा है 3 7, ठीक है। 3 7 के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, x में 3 और y में 7 है ना, तो इसके लिए हमारे पास आ जाएगा x में 3 और y में 7, मतलब यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, करीब यहाँ पे आ गया। तो 3 7 इस तरह से। अब यहाँ ध्यान देंगे थोड़ा सा, अगर इसको हम ड्रॉ करना चाहिए इस लाइन को, तो हमारे पास कैसे मिलेगा, ये कुछ इस तरह से एक लाइन मिलेगा। इसको थोड़े अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, और है ना। तो यहाँ लाइन हमको कुछ ऐसा मिलेगा, कुछ इस तरह से हमको लाइन मिलेगा, ठीक है। इस लाइन को और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, पिछले लाइन को, क्योंकि ये ड्रॉ नहीं हो पाया था अच्छे से, तो मैंने इसको बढ़ा दिया। तो आपको नजर आ रहा होगा कि दोनों लाइन जो है वो कहाँ पे कट कर रहे हैं। इसका मतलब दोनों लाइन जो है वो 3 7 पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन मीन्स x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 3 और y की वैल्यू आ जाएगी 7। इसका मतलब हमको मिल गया नंबर ऑफ वॉइस
हमको मिल गए 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो हमको मिल गए 7। तो आप चेक भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स को 4 मोर देन द बॉयज बोला हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं कि 3 में अगर हम 4 को ऐड करें, 4 ऐड करें तो हमको 7 मिल जाएगा, यानी कि करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से ग्राफिकल मेथड से आपको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। अब मैंने फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे निकाल दिया है, इसी तरह से सेकंड इक्वेशन भी निकाल देते हैं। बाकी आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, या फिर आपको सॉल्व करते नहीं बन रहा है तो हमारे नोट्स में आपको ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको देखो आगे मैं बताता हूँ। y की वैल्यू यहाँ से निकाल के देखते हैं। y की वैल्यू जब निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो 46 हमारे पास है, तो 46 माइनस, देखो यहाँ पे 7x था तो माइनस 7x हो जाएगा, अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा 5, यहाँ पे 5 था तो अपॉन 5 आ जाएगा। तो ये दो चीज़ें हमको मिल गई, इसी के थ्रू आपको निकालें। ये इक्वेशन 3 कर देते हैं इसको, और इसको इक्वेशन नंबर 4 कर देते हैं। इन्हीं दोनों से आपको टेबल ड्रॉ करना है, और टेबल ड्रॉ करने के बाद ही आप ग्राफ ड्रॉ कर पाओगे। तो इसको आप खुद से करके देख सकते हो, या नहीं बन रहा है तो हमारे नोट से आप देख के उसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out the whether the line represent the following pair of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident। ठीक है, तो 3 कंडीशन मैंने आपको बताया था, कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है, तो उसी 3 कंडीशन को आपको चेक करना है कि क्या क्या आने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट के लिए चेक करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 इसको मैं दे देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 2 अगर कर देता हूँ। ठीक है, या इसको सॉल्व करने के बाद में इक्वेशन दे सकते हो। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 8 कर सकते हैं, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 9 यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको हम a1x प्लस b1y प्लस इज इक्वल टू c1, इससे हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, इससे हम कंपेयर करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ से a1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखो यहाँ पे क्या है आपके पास a1 है और यहाँ पे 5 है, तो a1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 5 मिल जाएगी। ठीक है, वैसे ही अगर देखा जाए यहाँ पे b1 है, यहाँ पे -4 है, तो b1 की वैल्यू आपको -4 मिल जाएगी। ठीक है, v1 इज इक्वल टू -4। उसी तरह से यहाँ पे c1 है, यहाँ पे 8 है, तो c1 की वैल्यू आपको -8 मिल जाएगी। ठीक है, तो c1 इज इक्वल टू -8। इसी तरह से a2 आपको मिलेगा 7, v2 मिलेगा 6, सेकेंड इक्वेशन से c2 मिलेगा आपको 9। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिल गई। अब हमको चेक करना है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 निकालना है। तो a1 अपॉन a2 क्या आ जाएगा हमारे पास, एंड b1 अपॉन b2 क्या आ जाएगा हमारे पास, एंड c1 अपॉन c2 क्या आ जाएगा हमारे पास। ये तीनों चीज़ हमको चेक करना है। ठीक है, तो चेक करते हैं a1 अपॉन a2। तो a1 अपॉन a2 मतलब हमारे पास आ जाएगा 5 अपॉन 7। ठीक है, तो यहाँ पे निकलेंगे 5 अपॉन 7, कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, इसको एज इट इज रखेंगे। उसके बाद हमको मिल जाएगा b1 अपॉन b2 मतलब -4 अपॉन 6। ठीक है, तो -4 अपॉन 6, या क्या है कैंसिल आउट होगा, बिल्कुल होगा, तो उसे हो जाएगा 2 2 4, 2 3 यानी कि -2 अपॉन 3। ठीक है, अब हम देखेंगे इसको निकालने की अब आपको ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों जो है वो इक्वल नहीं है। 5 अपॉन 7 डज नॉट इक्वल टू -2 अपॉन 3। और जब दोनों इक्वल नहीं आता है, a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2, तो जब दोनों इक्वल नहीं आता तब सॉल्यूशन क्या होता है, आपका यूनिक सॉल्यूशन होता है, और लाइंस जो है वो इंटरसेक्टिंग होते हैं। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग या इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट, ये भी आप लिख सकते हैं, ये आपका आंसर होगा। ओके, यह इतना ही हमको चेक करना था। यहाँ पे ये 3 चीजें हमको चेक करना था, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट और पैरेलल और कोइंसिडेंट, ये 3 चीजें हमको चेक करनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसमें भी चेक करके देखते हैं हमारे पास क्या आता है। ठीक है, तो 9x प्लस 3y इज इक्वल टू, इसको ट्रांसफर किए 12 को, -12 आ गया। 18x प्लस 6y 24 को ट्रांसफर किए -24। फिर से कंपेयर करेंगे, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 से। तो a1 की वैल्यू आ जाएगी फिर से 9, b2 आ जाएगा, सॉरी b1 आ जाएगा, b1 आ जाएगा 3 एंड c1 आ जाएगा -12।
A2 आ जाएगा 18, B2 इज इक्वल्स टू 6 एंड C2 इज इक्वल्स टू -24। ये चीजें आ गई। ओके, क्लियर है। अब हमको निकालना है यहाँ पर A1 अपॉन A2। देख लेते हैं क्या आएगा, 9 अपॉन 18। क्या कैंसिल आउट होगा? बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 1 9 2 1 अपॉन 2 आ गया। B1 अपॉन B2 निकालेंगे तो B1 अपॉन B2 देखा जाए तो 3 अपॉन 6 आएगा। ठीक है, तो B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6, ये भी कैंसिल आउट होगा, 3 1 3 2 1 अपॉन 2 आ गया। C1 अपॉन C2 निकालेंगे तो -12 अपॉन -24, तो C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू -12 अपॉन -24, ये हमारे पास आ गया। ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2। इसका मतलब 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2, तीनों 1/2 क्या है, इक्वल होगा। तीनों इक्वल है, इसका मतलब हमको क्या मिल गया यहाँ पे, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। इसका मतलब क्या है, लाइन्स आर कोइंसिडेंट। ठीक है, लाइन्स क्या हो जाएगा, लाइन्स आर कोइंसिडेंट। यही चीज तो हमको बताना था। ठीक है, कि तीनों में से क्या आने वाला है, तो हमने ये बता दिया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसके नोट्स को हमारे डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में जो है कंसिस्टेंट ऑन नॉन। तो अब थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, हमको सेम एज सॉल्व करना है, लेकिन चेक करना है कि कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, थर्ड का क्वेश्चन बता दिया, तो सेकंड क्वेश्चन को चेक करते हैं हम क्या आएगा। ठीक है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इन दोनों में से एक चेक करना है हमको, क्या आने वाला है ये चेक करना है। ठीक है, तो बात करें इसमें क्वेश्चन की, तो सेम चीज निकालना है, ये चेक करेंगे बस। ठीक है, अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में ऑलरेडी बता दिया था कंसिस्टेंट कब होता है और इनकंसिस्टेंट कब होता है। कंसिस्टेंट कब होता है, जब इक्वेशन का, टू इक्वेशन जो है पेयर ऑफ इक्वेशंस है, उसका कोई सॉल्यूशन निकलता है, चाहे हम यूनिक सॉल्यूशन निकले चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकले, उस कंडीशन में कंसिस्टेंट होगा। और जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है, या हो सकता है कि नो सॉल्यूशन हो, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, तो उस कंडीशन में जो है आपका इनकंसिस्टेंट होगा। ये दो चीजें आप याद रखेंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमको यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है, इक्वेशन फर्स्ट 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, सेकेंड इक्वेशन 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सबसे पहला काम a1 x प्लस b1 y प्लस इज इक्वल टू c1, a2 x प्लस b2 y इज इक्वल टू c2, इससे कंपेयर कर लेंगे। तो इससे कंपेयर करेंगे तो हमको a1 की वैल्यू मिल जाएगी 2, b1 मिल जाएगा -3 एंड c1 मिल जाएगा 8, a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू -6 एंड c2 इज इक्वल टू 9। तो a1 अपॉन a2 सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमको क्या मिलेगा, a1 अपॉन a2 2/4, क्योंकि ये a1 a2 हमारे पास ये है। ठीक है, तो 2/4 कैंसिल आउट हो गया, कितना है 1/2। b1 अपॉन b2 निकालेंगे, हमको मिल जाएगा -3 अपॉन -6, 3 1 3 2 1/2 आ गया। थर्ड निकालेंगे c1 अपॉन c2, क्योंकि दोनों इक्वल आ गया इसलिए थर्ड में जाना पड़ेगा। अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं आता है तो हमको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर दोनों इक्वल आया तो आगे बढ़ेंगे। तो c1 अपॉन c2 यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, 8/9। ठीक है, चलो देखते हैं। तो 8/9, क्या ये कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2, लेकिन 8/9 नॉट इक्वल टू होगा। तो ये कंडीशन क्या कह रहा है यहाँ पे, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो जब भी ऐसा आता है तब क्या होता है, ये जो हमारा क्या होता है, इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, और जब भी नो सॉल्यूशन होता है इसका मतलब क्या होगा, इक्वेशन या गिवन इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात। ठीक है, आगे क्वेश्चन भी सेम वैसे ही करना है आपको, इसको भी सेम सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो यहां से सॉल्व करके देखेंगे, और भी क्वेश्चंस है। तो चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं यहां से हम इसको सॉल्व करके। ठीक है, तो हमको क्या मिलता है यहाँ पे,
यहाँ से कंपेयर करेंगे हम 3/2 x प्लस 5/3 y इज इक्वल्स टू 7 एंड 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 14, ये हमको मिल गया। अब यहाँ से कंपेयर करेंगे हम a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। तो a1 मिल जाएगा 3/2, b1 मिल जाएगा 5/3 एंड c1 मिल जाएगा 7। इसी तरह से a2 मिल जाएगा 9, b2 मिल जाएगा -10 एंड c2 मिल जाएगा हमारे पास 14। ठीक है, तो a1/a2 क्या आ रहा है ये चेक कर लेते हैं, 3/2/9। ठीक है, इसको और क्या लिख सकते हैं हम, 3/2 इंटू 9। तो 3 1 3, 3 3 9, तो हमको क्या मिल गया 1/6। ठीक है, 1/6 हमको मिल जाएगा a1/a2। b1/b2 निकालते हैं तो क्या आएगा, b1/b2 में हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमको दिख रहा है 5/3 और -10, तो 5/3/-10, तो हमको क्या मिल जाएगा 5/3 इंटू 10 मिल जाएगा -10, यानी कि -3 इंटू 10। तो ये कैंसिल आउट हो गया 2 सा, तो हमको क्या मिल गया यहाँ पे 1/-6 आ गया। ठीक है, ये दोनों इक्वल है क्या, चेक कर लेंगे एक बार, क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं, इक्वल नहीं आ रहे हैं, एक प्लस में एक माइनस में है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/6 डज नॉट इक्वल्स टू 1/-6, यानी कि a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। इस कंडीशन में क्या होगा, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन है इसका मतलब क्या है, इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। इसी तरह से क्वेश्चन 3 के बाकी क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से बाकी क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व अगर नहीं हो पा रहा है तो नोट्स में जाके हम हमारे सॉल्यूशन को आप देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज अ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। सेम ही क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन बाय सॉल्यूशन ग्राफिकली। सेम दो क्वेश्चन को कंबाइन कर दिया है। पहले हमको चेक करना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट है तो हमको सॉल्व करना है, वो भी ग्राफिकल फॉर्म में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे करके देखते हैं हम। देखो यहाँ पे 2 इक्वेशंस हमारे पास गिवन है। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, एंड इक्वेशन 2 हमारे पास है 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। इक्वेशन 1 एंड 2 चाहे तो बाद में भी इक्वेशन दे सकते हैं, क्योंकि ग्राफिकली हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। इससे हम कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, अब इससे जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a1 की वैल्यू आ जाएगी 1, b1 की वैल्यू आ जाएगी 1 एंड c1 की वैल्यू आ जाएगी 5, a2 आ जाएगा 2, b2 2 एंड c2 इज इक्वल्स टू 10। ये हमको मिल गया। अब यहाँ से हम a1/a2 निकाल लेंगे, a1/a2, ठीक है, b1/b2 ये निकाल। सबसे पहले ये दोनों चेक करेंगे। a1/a2 मतलब हमको हमारे पास आ जाएगा 1/2, b1/b2 मतलब हमारे पास आ जाएगा 1/2, दोनों सेम ही आ रहा है। तो तीसरा भी निकालना पड़ेगा c1/c2। तो c1/c2 हमारे पास क्या है 10/5 है, तो 10/5 या 5/10 सॉरी 5/10, तो ये कैंसिल आउट हुआ 1/2, तीनों ही सेम आ गया। मतलब कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तीनों इक्वल आ गए। इट मीन्स क्या होगा, इट इज कंसिस्टेंट, क्योंकि सॉल्यूशन निकल रहा है, क्योंकि इनफाइनाइटली मैंने सॉल्यूशन निकला है, इसलिए क्या होगा, ये कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, आपको समझ आ गया ना, जब भी ऐसा होता है इसका मतलब क्या है, इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन है, आपको पता होगा कि जब भी मैनी सॉल्यूशन आता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इसका मतलब ये होगा कि लाइंस ओवरलैप कर जाएंगी, यानी कि लाइंस आर कोइंसिडेंट। ठीक है, तो जब इसके बाद हमको बोला गया है कि इसको ग्राफिकली हमको सॉल्व करना है, इसलिए इसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। और आपको ये तो समझ आ गया होगा कि जब इसका ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ग्राफ इस तरह से मिलेगा कि वो ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है ना, चलो तो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम। तो सबसे पहला इक्वेशन था हमारे पास कितना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से y इज इक्वल टू अगर हम निकालें तो हमको मिल जाएगा 5 माइनस x मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, क्योंकि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 था। ठीक है ना, अब यहाँ से हमको
ड्रॉ करना है टेबल, ठीक है। तो सबसे पहला काम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। तो टेबल में हम कौन कौन सी वैल्यू लेते हैं, एक्स एंड वाई, ये वैल्यू लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। चलो क्या क्या वैल्यू पुटअप करें। अब x की वैल्यू मैं अगर 5 पुटअप करता हूँ तो y 0 आ जाएगा। x की वैल्यू अगर 4 पुटअप करता हूँ, y यहाँ पे 4 पुटअप करने पे 1 और 3 पुटअप करने पे 2, फिर वैसे 2 पुटअप करने पे 1 और 1 पुटअप करने पे, इस तरह से चलते जाएगा, आगे चलते जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन के लिए चलते हैं, फिर बाकी हम आगे देख लेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन में क्या है, ये हमारा इक्वेशन है 2x + 2y = 10। तो यहाँ से अगर वैल्यू हम निकाले, ठीक है, 2x + 2y = 10, ये हमारे पास है 2x + 2y = 10, ठीक है। सेम इक्वेशन है। देखो अगर यहाँ से मैं 2 को कॉमन ले लूँ तो x + y = 10 आ जाएगा, यानी कि x + y = 10/2 मीन्स x + y = 5। सेम ही इक्वेशन मिल गया, y = 5 - x। तो अगर मैं टेबल भी इसका ड्रॉ करना चाहूँ, इसका अगर मैं टेबल ड्रॉ करना चाहूँ तो वो भी टेबल क्या आएगा, सेम ही आएगा। दोनों का टेबल क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। ये जो हमने टेबल ड्रॉ किया, ये वाला, ये जो टेबल है वही टेबल क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पे रिपीट हो जाएगा, ठीक है। इसी टेबल को आप फिर से ड्रॉ कर सकते हैं। x की वैल्यू 2 जब लेंगे तो y की वैल्यू 3, यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक किया, ठीक है। y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू 3। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर लिया इस तरह से, यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया कुछ इस तरह से, ठीक है। आपको पता होगा ये होता है x एक्सिस, ये होता है y एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे 0 ले लिए। अब सबसे पहले देख लेंगे मैक्सिमम कितना जा रहा है। तो मैक्सिमम यहाँ पे जा रहा है x में 5 और y में तो 1 2 ही जा रहा है, x में 5 मतलब सेम है, ठीक है। मतलब 5 5 ले लेते हैं, दोनों की तरफ हम 5 5 ले लेते हैं। तो 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 एंड 5। चाहे तो ग्राफ को थोड़ा सा और डिफरेंस लेके और थोड़ा बड़ा बना सकते हो, ठीक है। अब देखो क्या क्या वैल्यू आई, इस पे गौर करते हैं। जब x की वैल्यू हमने 5 लिया तो y 0, 4 लिया तो 1, इस तरह से, ठीक है। 5 0 पुटअप करते जाते हैं, 5 x में 5 और y में 0 यहाँ पे आएगा, ठीक है, 5 0। फिर इसके बाद नेक्स्ट 4 में 1 आया है, उसी तरह पे 3 में 2 आया है, फिर 2 में 3 आया है, फिर और आगे 1 मिनट सॉरी, इस तरह से आया हमारे पास। 2 में 1 आया है, ठीक है, 2 में x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 2, ठीक है। x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 2 आई है। और तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, लाइन को जब ज्वाइन करेंगे इसके साथ कुछ इस तरह से, ठीक है, ये हमको मिल गया। अब इसी के ऊपर सेकंड ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो भी क्या होगा, सेकंड ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो यही सारे पॉइंट मिलेंगे, जितने भी हैं यही सेम पॉइंट मिलेंगे। यही जब सेम पॉइंट मिलेंगे तो इसके ऊपर जब ग्राफ हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसी के ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन है वो कोइंसिडेंट लाइन है। कोइंसिडेंट लाइन है मतलब सॉल्यूशन जो है वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ग्राफ ड्रॉ करना था। तो बाकी भी क्वेश्चन है, किसी तरह से आपको इस बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है, और या फिर आप हमारे नोट्स के थ्रू इसका सॉल्यूशन को देख सकते हैं, ठीक है, ये इस तरह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोला गया है, देखिए, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर more than its width is 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। गार्डन का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। डायमेंशन मीन्स गार्डन कितना चौड़ा और कितना लंबा है, यानी कि हम उसका लेंथ और ब्रेथ हमको फाइंड आउट करना है गार्डन का, ठीक है। अब इसमें क्या बोला हुआ है, जो गार्डन है उस गार्डन में ये बोला है कि उसका पेरीमीटर का हाफ
पेरीमीटर का हाफ जो है वो हमको गिवन है, जो कि बोला है 36। ठीक है, हाफ 36 है, यानी कि फुल कितना होगा आपका 72 होगा। तो हाफ लेके हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये करना है कि लेंथ और ब्रेथ को हम इसको एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ, तो सॉल्यूशन में देखा जाए तो लेट द लेंथ ऑफ गार्डन बे x मीटर, ये हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो इसका ब्रेथ जो है, विड्थ जो है, या विड्थ भी लिख सकते हैं, ब्रेथ जो है वो आपका क्या हो जाएगा, y मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब इसके बाद देखो, अब हमको एक कंडीशन दिया हुआ है। क्या कंडीशन दिया है कि यहां गौर से देखेंगे, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। लेंथ जो है 4 मीटर ज्यादा है किससे, विड्थ से। ठीक है, तो इसका कंडीशन क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि इसका जो लेंथ है, यानी कि लेंथ जो है वो 4 मीटर मोर देन है इसकी ब्रेथ से, इतना बोला हुआ है। तो लेंथ यहां पे क्या है, लेंथ आपका यहां पे x है और विड्थ आपका y है, और इससे 4 ज्यादा है, यही बोल रहा है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, ये बोला गया। एक कंडीशन हमने ले लिया, क्योंकि हमको ये एक्सरसाइज जो है वो ग्राफिकल वाला एक्सरसाइज है, इसलिए हम ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो y की वैल्यू x माइनस 4 आ जाएगी। ठीक है, इक्वेशन 1 चाहे कर लो, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, अब यहां से एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं हम, या टेबल बाद में, पहले की कंडीशन ले लेते हैं। ठीक है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, ये बोल रहा है हाफ ऑफ द पेरीमीटर। ठीक है, चाहे तो टेबल ड्रॉ करो या फिर बाद में इसको टेबल को ड्रॉ, तो पहले टेबल अगर ड्रॉ करेंगे तो हमको क्या मिला है ये देखते हैं। ये टेबल ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। अब यहां से वैल्यू चूज करते हैं, तो x की वैल्यू अगर मैं 4 रखूं तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। इक्वेशन के थ्रू देख सकते हैं हम। x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 5 रखूं तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, x की वैल्यू 6 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, इस तरह से। ठीक है, आगे भी चाहे तो और बढ़ा सकते हो उसको, है ना। तो और भी कुछ वैल्यूज रख सकते हैं, बड़ी बड़ी वैल्यूज भी रख सकते हैं आप, जो भी आपको वैल्यू रखनी है। ठीक है, इसके हिसाब से हम सॉल्व करके देखेंगे आगे। अब आगे इसको बढ़ाते हैं हम, आगे ये क्या आ रहा है इसमें, y सेकंड कंडीशन क्या मिला है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर। तो आपको पेरीमीटर तो पता होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल या गार्डन भी बोल सकते हो, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है, ये आपको क्लियर है, ये तो पता ही होगा। ठीक है, तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द पेरीमीटर अगर मैं करूं हाफ ऑफ द पेरीमीटर, तो इसका भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाफ हो जाएगा। तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर ये हमको गिवन है ऑलरेडी, कितना गिवन है 36 इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल आउट हुआ तो लेंथ प्लस ब्रेथ, तो लेंथ हमारे पास कितना है, यहाँ पे हमारे पास है x और ब्रेथ हमारे पास y। तो यहाँ पे अगर y की वैल्यू निकालिए तो हमको मिल जाएगा क्या, y की वैल्यू के थ्रू, y की वैल्यू यहाँ पे अब निकाल रहे हैं तो 36 माइनस x हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी यहाँ पे वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो बड़ी वैल्यू मीन्स यहाँ पे अगर टेबल हम ड्रॉ करें तो क्या मिल जाएगा, टेबल ड्रॉ करके देखते हैं, x एंड y, यहाँ से वैल्यू क्या क्या आ रही है। सबसे पहले देखो क्या वैल्यू पुटअप कर सकते हैं इसमें। देखो पहली बात तो यहाँ पे अगर मैं 0 पुटअप करूँ तो 36 आएगा, और 36 पुटअप करूँ तो 0 आएगा, ये तो क्लियर बात है। ठीक है, उसके बाद अगर और पुटअप करें इसमें कुछ 16 अगर पुटअप कर ले तो क्या आ जाएगा, 16 अगर हम पुटअप करें तो हमको मिल जाएगा 20, और 20 पुटअप करेंगे तो हमको 16 मिल जाएगा। इस तरह से आप वैल्यू लेके देख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद हमको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। ग्राफ थोड़ा सा छोटा मेरे को बनाना पड़ेगा उस तरीके से, ठीक है, ताकि सारी वैल्यूज वहाँ पे आ जाए, है ना। चलो अब चलो ड्रॉ करके देखते हैं ग्राफ। तो इसके लिए यहाँ से एक लाइन यहाँ से हम ड्रॉ कर लेते हैं आगे यहाँ तक, और इधर से भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ तक, इस तरह से।
ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेते हैं भाई, ये आपका y एक्सिस होगा, ये आपका y एक्सिस होगा और ये वाला आपका x एक्सिस होगा। ठीक है, तो ये 0 है। अब इसमें देखो मैक्सिमम कितना गया हुआ है, मैक्सिमम 36 आपको दिख रहा है, यहाँ भी 36 आपको मैक्सिमम दिख रहा है, यहाँ भी। तो मैक्सिमम 36 जाने के लिए हमको डिफरेंस ज़्यादा लेना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा का गैप लेना पड़ेगा। ठीक है, तो कितने का गैप लें हम, 6 का भी गैप ले सकते हैं चाहो तो। ठीक है, 6 का भी गैप हम ले सकते हैं, है ना, या 6 का ले सकते हैं, या 10 का गैप ले लो, जैसा भी गैप ले लो वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो जैसे मैं 10 का अगर गैप लेता हूँ तो क्या आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। इसी तरह से ये 10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा। अब देखते हैं वैल्यू क्या क्या आएगी, वैल्यू भी यहाँ पे डिपेंड है। ठीक है ना, अब वैल्यू देखो, सबसे पहले ग्राफ के लिए 4 0, एक्स में 4 था तो वाई में 0, एक्स में 4। ठीक है ना, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होगी ग्राफ में, एक्स में 4। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में 4 कहाँ पे आएगा, 1 2 3 4 वाली लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा, x में 4 हम ले रहे हैं, तो y में कितना आ रहा है, 0, मतलब यहीं पे आ रहा है पॉइंट। इसके बाद हमारे पास x में 5 तो y में 1, x में 5 है। ठीक है, x में 5 है तो y में हमारे पास आ रहा है 1, मतलब यहीं पे आएगा, ये ड्रॉ यहीं पे होगा। ठीक है, चाहे तो वैल्यूज को बढ़ा के लिख सकते हैं, यहाँ पे आ रहा है। फिर नेक्स्ट में क्या आएगा हमारे पास, 6 2, x में 6 है तो इस y में 2 है, मतलब यहाँ पे ये ग्राफ कुछ इस तरह से बढ़ रहा है, आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, 0 और 36। ठीक है, 0 एंड 36, तो हमको मिल जाएगा 0, जब x में 0 है तो y में 36 है, मतलब यहाँ पे आएगा। ठीक है, और जब x में 36 है तो y में कितना है, 0 है, यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो सीधे से हमको क्या पता चल रहा है, यहाँ पे आगे और भी बना सकते हैं, 16 एंड 20। तो जब इसमें 16 है, ठीक है, 16 मतलब ये हो गया 15, ये 16 है तो इसमें 20 आ रहा है, मतलब यहाँ पे आएगा। ठीक है, और जब इसमें 20 है तो इसमें 16 आ रहा है, मतलब यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो किस तरह से बनेगा, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसा इससे होते हुए। ठीक है, थोड़ा सा बस इसको इधर कर लेते हैं, इस तरह से। इसका ग्राफ जो ये सीधे कुछ इस तरह से जा रहा है, ये सीधे जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे जा रहा है इसका ग्राफ, थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है आपका 16 20 पे कट होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है x इज इक्वल्स टू 16 एंड y इज इक्वल्स टू 20 होगा। यानी कि x क्या था आपका, लेंथ जो है वो 16 होगा और ब्रेथ जो है आपका 20 होगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ग्राफ पे थोड़ा सा और एक्सटेंड करके आपको बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। गिवन द लीनियर इक्वेशन, write the another linear equation of two variables show that the geometrical representation of pairs so formed। ठीक है, तो आपको इसको सॉल्व करके देखना है कि किस तरह से आप कुछ और भी पेयर्स बना सकते हैं, लीनियर पेयर, जो कि ये कंडीशन को फॉलो करे। एक पेयर आपको गिवन है, एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, दूसरा उसका पेयर आपको बनाना है, जिसके लिए क्या होना चाहिए, लाइन जो है इंटरसेक्टिंग होना चाहिए, यानी कि a1 अपॉन ये फॉलो होना चाहिए आपके पास, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ये फॉलो होना चाहिए। और क्या होना चाहिए आपके पास, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 एंड a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ये आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो इस कंडीशन के लिए आपको यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, तो ये आपको नोट्स में मिल जाएगा, आराम से आप देख सकते हैं। तो अब देखते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 2। क्वेश्चन फर्स्ट है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अभी हमने इससे पहले जस्ट हमने ग्राफिकल मेथड के बारे में पढ़ा था कि ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करें। तो अब हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया,
इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। तो सबसे पहले काम हमको ये करना है, इक्वेशन 1 से या फिर 2 से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है। तो सबसे पहले हम कहते हैं इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ से हम y की वैल्यू निकालना है। तो y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से अगर हम x को इस साइड पर ट्रांसफर कर दें तो y की वैल्यू हमको मिल जाएगी 14 माइनस एक्स। ठीक है, अब ये जो 14 माइनस एक्स जो कि y की वैल्यू है उसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट अप करेंगे। याद रखेंगे अगर आप इक्वेशन 1 से वैल्यू निकाल रहे हैं तो उससे 2 में पुट अप करेंगे, और अगर आप वैल्यू 2 से निकाल रहे हैं तो उसको इक्वेशन 1 में पुट अप करेंगे। तो पुट y इज इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 को पुट अप करते हैं तो x माइनस y की वैल्यू 14 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो हमको मिल जाएगा x माइनस 14 और ये प्लस x इज इक्वल्स टू 4, ये हमको मिल गया। ठीक है, आगे स्टाइल करेंगे x प्लस एक्स, ये बन जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 4 था हमारे पास, और 14 को जब ट्रांसफर करेंगे तो हमको मिल जाएगा 4 प्लस 14। 2x इज इक्वल्स टू हमको मिल गया 18, तो x इज इक्वल्स टू 18 अपॉन 2, ये कैंसिल आउट हो गया तो हमको मिल जाएगा x इज इक्वल्स टू 9। ये x की वैल्यू मिल गई। अब y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमने जो यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा था, ये जो इक्वेशन हमको मिल गया इक्वेशन नंबर 3 सपोज कर लेते हैं। ठीक है, या फिर इक्वेशन 1 में भी आप पुट अप कर सकते हैं। ठीक है, 1 और 2 में। तो यहाँ पे इक्वेशन 3 में y की वैल्यू पुट अप करते हैं। ठीक है, तो पुट x इज इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन 3। तो हमारे पास था y इज इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स, ये हमारे पास था 14 माइनस एक्स, इसमें हम वैल्यू पुट अप कर देंगे तो हमको मिलेगा 14 माइनस एक्स की वैल्यू 9। तो हमको यहाँ पर से क्या मिल जाएगा, 14 में अगर 9 हम माइनस किए तो हमको मिल जाएगा 5 y की वैल्यू। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। हमको x और y की वैल्यू निकालनी है, जब भी सॉल्यूशन बनेगा तो x और y की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं आप। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसको भी आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो मैंने इसको पहले से सॉल्व करके रखा है, आप नोट्स जाके इसे देख सकते हैं। ठीक है, आगे के क्वेश्चन भी पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से हैं, सारे मैंने सॉल्व करके रखे हुए हैं, सारे हम देख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब है वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 3 में। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है, कोई स्टेटमेंट फॉर्म गिवन है, वहां से आपको इक्वेशन फॉर्म करना है, देन इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड द वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो दोनों नंबर को हमको फाइंड आउट करना है और 2 कंडीशंस गिवन है। फर्स्ट कंडीशन बोला गया डिफरेंस दोनों नंबर का, और सेकंड कंडीशन बोला है यहाँ पे द वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ठीक है, तो क्योंकि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, यानी कि 2 इक्वेशंस हमको मिलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और इन 2 वेरिएबल्स, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स को सपोज करके चलेंगे। तो सबसे पहले 2 नंबर्स बोल रहे हैं तो फर्स्ट नंबर ले लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स। ठीक है, ये हम ले सकते हैं, और सेकेंड नंबर बी वाई, या विल बी वाई, ये हमने ले लिया। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन अगर देखा जाए तो डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर्स इज 16। तो डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स मीन्स हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26 सॉरी। ठीक है, अब आगे देखें तो नेक्स्ट कंडीशन क्या कहना है, वन नंबर इज 3 टाइम द अदर। तो एक नंबर जो है वो 3 टाइम है किसका, अदर का। तो x इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा 3y। तो यहाँ से एक वैल्यू तो मिल गई, x की वैल्यू 3y मिल गई। तो हमने क्या कहा था, चाहे आप इक्वेशन 1 से या 2 से किसी भी से भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, उसको किसी और इक्वेशन में पुट अप कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक इक्वेशन ये मिल गया, एक इक्वेशन ये मिल गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखो ऑलरेडी x की वैल्यू निकली हुई है, ऑलरेडी x की वैल्यू निकली हुई है, तो इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट अप करते हैं। ठीक है, तो पुटिंग the value of x in equation 1 यहाँ पे पुट अप कर दे। तो x की वैल्यू 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ये हमको मिल गया। तो 3y माइनस वाई 2y इज इक्वल टू 26, तो y इज इक्वल टू मिल जाएगा 26 अपॉन 2, ये कैंसिल आउट हो गया 13 टाइम्स। ठीक है, तो y इज इक्वल टू मिल जाएगा हमको 13, ये y की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो इक्वेशन हमारे पास था इक्वेशन नंबर 2, यहाँ y की वैल्यू पुट अप करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हमारे पास था 3y, तो 3 इंटू 13 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा x की वैल्यू 30
9, ठीक है। देयरफॉर टू नंबर्स हमको क्या मिल गया, 39 एंड 13, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स कह रहे हैं, एक्सिड्स द स्मॉलर बाय द 18 डिग्रीज, ठीक है। तो लार्जर नंबर जो है वो स्मॉलर एंगल से, लार्जर एंगल जो है वो स्मॉलर एंगल से 18 ज़्यादा है। एक्सिड्स मीन्स क्या होंगे, उससे ज़्यादा है या मोर है, ठीक है। तो फाइंड देम, दोनों हमको एंगल्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या एज्यूम करेंगे, जो चीज़ नंबर आपको छोटी दिखाई दे उसको आप एज्यूम कर लेंगे, एक नंबर एज्यूम कर लेंगे, या किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे एज्यूम करते हैं, लेट स्मॉलर नंबर बी एक्स, ठीक है, एंड सॉरी नंबर नहीं, एंगल बोला है तो एंगल लिखेंगे, स्मॉलर एंगल बी एक्स एंड लार्जर एंगल बी वाई, ये हमने ले लिया। अब दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, टू एंगल्स का सम जब भी 180 डिग्री होगा तो उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन क्या है, सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, इट मीन्स क्या हो जाएगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल को नहीं तो दोनों को सेम ही हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ले लेते हैं स्मॉलर एंगल प्लस लार्जर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये हमको एक इक्वेशन मिल गया। सेकेंड इक्वेशन कैसे आएगा, देखो ये क्या है, सेकेंड इक्वेशन लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो लार्जर क्या है, लार्जर हमने एज्यूम किया y और स्मॉलर एज्यूम किया x, तो लार्जर इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन, लार्जर एंगल जो है वो 18 एक्सीड है किससे, स्मॉलर एंगल्स, तो ये स्मॉलर एंगल क्या है x, तो ये हमको मिल गया। अब आपको पता है देखो, यह इक्वेशन नंबर 2 मैंने इसको दे दिया, अब ऑलरेडी y की वैल्यू आ चुकी है इक्वेशन 2 में, तो उसको हम इक्वेशन 1 में पुटअप करेंगे, ठीक है। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 पुटअप कर देंगे, तो x प्लस वाई की वैल्यू x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 180, तो हमको क्या मिल गया, x प्लस x 2x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 2x इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, तो 2x इज इक्वल्स टू हमको क्या मिल जाएगा, 18 माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 162, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 162 अपॉन 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 जा 1 जा, तो x की वैल्यू आ गई 81 डिग्री, और x था क्या था, स्मॉलर एंगल था, ठीक है। और लार्जर एंगल y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 में x की वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो x की वैल्यू 81 हमने पुटअप किया प्लस 18, इसमें 18 को अगर हम प्लस कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे 99 मिल जाएगा y की वैल्यू डिग्री, ठीक है। तो इसको आप प्लस करके देख सकते हैं, अगर 81 और 99 को प्लस करेंगे क्या 180 डिग्री आ रहा है, अगर आ रहा है इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है, ठीक है। देयरफॉर आंसर लिख लेंगे, देयरफॉर स्मॉलर एंगल एंड लार्जर एंगल इज, सबसे पहले स्मॉलर कितना आया था 81 डिग्री एंड लार्जर कितना आया था 99 डिग्री, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। समझ आ गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम, क्वेश्चन नंबर 3, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर द 3,800 रुपीज, later C buys 3 bats and 5 balls for 750 rupees, find the cost of each bat and each ball, ठीक है। तो एक क्रिकेट कोच ने सबसे पहले 7 बैट्स खरीदा, उसके बाद 6 बॉल्स खरीदे, और दोनों का जो कंबाइंड कॉस्ट जो आ रहा है, टोटल कॉस्ट जो आ रहा है वो 3800 आ रहा है। उसके बाद उसने 3 बैट्स लिए और फिर 5 बॉल्स लिए, तो उसका कॉस्ट है 1750 रुपीज़। तो हमको ये बताना है कि सिंगल बैट का और सिंगल बॉल का कॉस्ट कितना होगा, ये हमको नहीं पता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट, ये तो निकालना है, बी एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी वाई, ये हमने ले लिया, ठीक है। अब आगे क्या होगा,
कंडीशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। क्या क्या कंडीशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या मैंने यहाँ पे 7 बेड्स, ठीक है। तो 1 बेड का प्राइस कितना है, x है, तो 7 बेड का प्राइस कितना होगा, 7x होगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि देखो सपोज हम एज्यूम कर रहे हैं अगर मैं 10 रुपीज़ का मैंने कोई पेन लिया, ठीक है, टोटल कॉस्ट हुआ 10 रुपीज़, ठीक है ना। अब देखो अब मैंने 2 पेन्स लिए, ठीक है, 5 रुपीज़ वाले। कितने पेन्स लिए, या ऐसा भी लिख सकते हो आप, मैंने 2 पेन्स लिए 5 रुपीज़ के। इसका मतलब कैसे, क्या पता चला यहाँ पे 5 रुपीज़ पेन का कॉस्ट है, और ऐसे ही कितने पेन लिए हमने, 2 पेन्स लिए, तो टोटल कॉस्ट कितना आ गया, इसको टोटल कॉस्ट जो है वो कितना आ गया, 10 रुपीज़ आ गया। तो कैसे पता चला कि जो 1 बेड का जो प्राइस है उससे जितना बेड बोला गया उससे मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल कॉस्ट आएगा। सेम वही चीज़ हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। प्लस सेकेंडली क्या होगा, बॉल 1 बॉल का प्राइस कितना है, y, तो 6 बॉल का है तो 6 बॉल का प्राइस 6y, ठीक है। और टोटल कॉस्ट कितना हमारे पास 3800 रुपीज़, ये हमारे पास है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। सेम एज इक्वेशन 2 के लिए अगर देखें तो 3 बेड यानी कि 3x और 5 बॉल्स यानी कि 5y इज इक्वल टू 1750, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से किसी एक की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेते हैं और दूसरे इक्वेशन में पुट अप करेंगे, ठीक है। कहीं से फाइंड आउट करो, चाहे इक्वेशन 1 से करो चाहे 2 से करो, तो इक्वेशन 2 से हम फाइंड आउट करते हैं। तो y की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ 1750, ठीक है। 3x को इधर हम ट्रांसफर कर देते हैं इस साइड पे, तो ये हो जाएगा -3x, ठीक है। उसके बाद बचेगा 5 को हम नीचे ला लेते हैं, 5 को नीचे लाएंगे तो अपॉन 5, ये y की वैल्यू आ गई। इसको क्योंकि हमने इक्वेशन 2 से वैल्यू फाइंड आउट किया तो इसके इक्वेशन 1 में पुटअप करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में पुटअप करते हैं, क्या मिल जाएगा हमको 7x प्लस 6y, y की वैल्यू 1750 माइनस 3x अपॉन 5 इज इक्वल टू 3800, ये हमको मिल गया, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करना है। 7x एज इट इज़ रहेगा, प्लस इसके बाद 6 का मल्टीप्लीकेशन करना है हमको, ठीक है। 1750 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, कैरी 3 हो जाएगा, ये 45, ये हो जाएगा 10, तो कितना आ गया हमारे पास 10,500 आ गया, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई 3x से करेंगे तो -18x हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है अपॉन 5, ठीक है, अपॉन 5 एज इट इज़ है, इज इक्वल टू 3800, ये हमारे पास मिल गया। अब फिर से उसका एलसीएम ले लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देंगे, तो ये 35x प्लस 10,500 माइनस 18x, ठीक है। अपॉन में 5 आ रहा है तो 5 का मल्टीप्लाई हम इसके साथ कर देते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये क्या मिल जाएगा हमको, 35 में 18 माइनस करेंगे, ठीक है, तो हमको मिल जाएगा 17x, ठीक है। इसके बाद प्लस 10,500 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये हो जाएगा 40, कैरी 4 हो जाएगा, 15, 4, 19 और 2 जीरोज यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो 17x इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा 19,000 माइनस 10,500, तो इसको अगर माइनस कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, देखो 19,000 में से हमको 10,000 माइनस करना है और ये, ठीक है। तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे 8,500 आई थिंक मिल जाएगा, माइनस करके भी देख सकते हैं, ठीक है। 19,000 में से 10,500 माइनस करेंगे तो 0, 0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8, ये क्रॉस, ठीक है। 8,500 हमको मिल गया, चेक भी कर सकते थे। अब ये किसकी वैल्यू हुई, 17x की वैल्यू हुई, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 8,500 अपॉन 17, क्या है 17 से कैंसिल होगा, 5 1 से 5 3 8 हो जाएगा, 17 1 से 17 5 से 0 से 0, तो x की वैल्यू आ गई कितनी 500, और x क्या था हमारा, x हमने प्राइस ऑफ 1 बेड लिया था, ठीक है। सेम एज y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y की वैल्यू के लिए हम इसको इक्वेशन नंबर 3 कर देते हैं, इक्वेशन 3 में पुट अप कर देंगे x की वैल्यू, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, तो y इज इक्वल टू कितना था 1750, ठीक है, 1750, ठीक है, माइनस 3x था, तो x की वैल्यू हमने पुटअप कर दिया 500 अपॉन 5 था आई थिंक, तो एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, 3x अपॉन 5, ठीक, करेक्ट। अब यहाँ से कितना आ जाएगा 1750 माइनस 3 × 500 आ जाएगा 1500 अपॉन 5
इसको माइनस कर देंगे 250 अपॉन 5, 5 वन ज़ा 5 5 ज़ा 0 ज़ा, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 50 आ गई। ठीक है, तो y की वैल्यू 50 यानी कि y क्या था 1 बॉल का प्राइस था। ठीक है, सीधी सी बात है, बॉल का प्राइस बैट से तो कम ही होगा, है ना। तो इसका आंसर अब निकलेंगे हम, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज, कितना आया था भाई कॉस्ट इसका कितना आया था भाई कॉस्ट इसका 500 रुपीज़। ठीक है, ₹500 एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज, इसका कॉस्ट कितना है रुपीज़ आई थिंक 50 आया था, 50 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारा कॉस्ट आ गया। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्टेड ऑफ द फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। यानी कि एक टैक्सी है जिसको हम रेंट पे अगर हम ले रहे हैं कहीं जाने के लिए, तो टैक्सी जो है अपना खुद का एक फिक्स चार्ज ले रहा है और जितने किलोमीटर ट्रैवल करेंगे उसका एक अलग चार्ज ले रहा है। बस इसी के बारे में यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अगर 10 किलोमीटर डिस्टेंस चल रहा है तब की बात कर रहे हैं, द चार्ज पेड इज 105 रुपीज़। ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना आ रहा है 105 रुपीज़ आ रहे हैं। और एक और चार्ज है जो कि 10 किलोमीटर के 10 किलोमीटर डिस्टेंस जितना ट्रेवल करेंगे उस पर लगेगा। ठीक है, फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अगर 15 किलोमीटर जाते हैं तब चार्जेस लग रहे हैं 155 रुपीज़। वॉट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। हमको फाइंड आउट करना है कि फिक्स चार्ज क्या होगा और चार्ज पर किलोमीटर क्या होगा। ठीक है, तो हाउ मच डज द पर्सन हैव टू पे द ट्रेवलिंग द डिस्टेंस ऑफ द 25 किलोमीटर। तो जब हम ये निकालेंगे कि किलोमीटर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उस पर कितना चार्ज लग रहा है और टैक्सी का कितना चार्ज लग रहा है, ये दोनों अगर आ गया तो हमको फाइंड आउट करना है कि 25 किलोमीटर जब ट्रेवल करेंगे तब टोटल कितना चार्ज लगेगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, बात समझ आएगी, क्लियर हो गई। दो चीज़ ध्यान में रखना है, एक फिक्स चार्ज टैक्सी का और किलोमीटर के हिसाब से कितना चार्ज लग रहा है वो। ठीक है, चलिए यहाँ एज्यूम कर लेते हैं सॉल्यूशन में। ठीक है, लेट द फिक्स्ड चार्ज of taxi be x and charge per kilometer be y, ये हमने एज्यूम कर लिया। तो फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है इसमें कि 105 रुपीज़ लग रहा है, किस कंडीशन में, जब वो 10 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, तो कंडीशन क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा कि वो 10 किलोमीटर चल रहा है लेकिन उसमें कितना चार्ज लगेगा ये भी हो जाएगा। तो y इसका चार्ज लग रहा है किलोमीटर के हिसाब से, पर किलोमीटर में y चार्ज लग रहा है, तो 10 किलोमीटर में 10 y चार्ज लगेगा। ठीक है, और एक चीज़ और है, क्योंकि टैक्सी का भी तो फिक्स चार्ज लग रहा है ना, तो टैक्सी का फिक्स चार्ज उसमें ऐड हो जाएगा। सपोज कि ये हो सकता है कि टैक्सी को अगर 1000 रुपीज़ लग रहा है 10 किलोमीटर चलने के बाद, वो 2000 रुपीज़ और ले लिया तो टोटल मिलके बन गया 3000 रुपीज़, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो टैक्सी का चार्ज वो फिक्स रहेगा। जैसे 1000 रुपीज़ टैक्सी का चार्ज हुआ, तो चाहे वो 10 किलोमीटर चले, चाहे 100 किलोमीटर चले, चाहे वो 200 किलोमीटर चले, लेकिन टैक्सी का चार्ज 1000 रुपीज़ फिक्स रहेगा। ठीक है, इस तरह से ये बोलना चाह रहा है। तो ये हमने ले लिया। अब टोटल चार्ज कितना हो जाता है इसका, ₹105 हो जाता है। तो ये एक इक्वेशन हमारे पास बनी है, क्लियर हुई बात। सेकेंड देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर से सेकेंड कंडीशन में टोटल कितना 155 रुपीज़ हो रहा है। अब ये 15 किलोमीटर चल रहा है तो चार्ज हो जाएगा 15y, और क्योंकि टैक्सी का भी चार्ज लग रहा है इसलिए x टैक्सी का जो चार्ज है वो इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास मिल गया। अब चलो यहाँ से हमको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 से निकाल लो चाहो तो, फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर x की वैल्यू में निकाल लूँ तो हमको क्या मिल जाएगा 105 माइनस 10y, ये हमको मिल गया ना। ट्रांसफर करने के बाद हमने इसको ट्रांसफर कर दिया इस साइड में और वैल्यू निकाल लिया। ठीक है ना, अब इसको हम इक्वेशन 2 में पुटअप करेंगे। ठीक है, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 से निकाले, इसलिए 2 में पुटअप करेंगे। तो 2 में पुटअप करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू 105 माइनस कितना था 10y, ये हमने x की वैल्यू पुटअप कर दी। अब हमारे पास क्या है प्लस 15y इज इक्वल टू कितना था 155 इसका चार्जेस था। ठीक है ना, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 105
10y 15y दोनों को माइनस करो तो 5y बचेगा प्लस 5y, क्योंकि 15 पॉजिटिव नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर नंबर है इसलिए, ठीक है। तो 5y इज इक्वल टू मिल जाएगा 155 माइनस 105, तो 5y इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको 50 मिल गया, तो y इज इक्वल टू मिल जाएगा 50/5, ठीक है। अच्छे से लिख देते हैं इसको, 50/5 कैंसिल आउट हो गया 10 जा, तो y की वैल्यू क्या मिल गई 10 रुपीज़ मिल गए। y क्या था पर किलोमीटर में कितना चार्ज कर रहे हैं, ठीक है ना। और तो x कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे हम इस तरह पुटअप करके इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं, ठीक है। तो पुटअप करेंगे, पुट y इज इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 में पुटअप कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा इक्वेशन 3 में 105 माइनस 10y, तो 105 माइनस 10 इंटू वाई की वैल्यू 10, ये किसकी वैल्यू निकाल रहा है x की वैल्यू। देखिए अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे हम तो x इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 105 माइनस 100 मिल जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई 5 रुपीज़, फिक्स चार्ज जो है वो 5 रुपीज़ है, ठीक है। अब इसके बाद x की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, जो y की वैल्यू कितनी थी हमारी, y की वैल्यू 10 थी और x की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है 5 रुपीज़। अब हमको 25 के लिए निकालना है, तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं और 25, तो हमको मिल गया चार्ज या फिक्स चार्ज, ये बोलो, ये हमको मिल गया फिक्स चार्ज ऑफ टैक्सी इज कितना आ गया 5 रुपीज़, एंड चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर इज कितना आ गया ₹10 रुपीज़ आ गया हमारे पास। अब हमको क्या निकालना है, चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर के लिए क्या होगा, एक तो फिक्स चार्ज लगेगा x, ठीक है, और 25 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इसलिए 25y हो जाएगा, ठीक है, जो टैक्सी का चार्ज लग रहा है आपका किलोमीटर के हिसाब से। तो x की वैल्यू आ गई 5 प्लस 25 इंटू वाई की वैल्यू 10, तो हमको मिल जाएगा 5 प्लस ये हो जाएगा 250, यानी कि मिल गया 255 रुपीज़, ठीक है। तो ये चार्ज आ गया 25 किलोमीटर में इतना चार्ज लगेगा, ठीक है, क्लियर हुई बात। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन कैसे होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होगा, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम 2 जब ऐड कर रहे हैं तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाता है, फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है, ठीक है। इन 3 इज एडेड इन द बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6, अगर 3 ऐड करें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन जो है 5/6 बन जाता है। तो फाइंड द फ्रैक्शन, हमको फ्रैक्शन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो तो इसमें एज्यूम कर लेते हैं, सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देखना पड़ेगा क्योंकि हम फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, ठीक है। लेट द न्यूमरेटर बी x हमने ले लिया एंड डिनोमिनेटर बी वाई हमने ले लिया, ठीक है। ये हमने 2 चीज़ एज्यूम किया, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन बन जाएगा x/y, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब कंडीशन ये हो रहा है कि न्यूमरेटर में अगर हम क्या ऐड कर दे, 2 ऐड कर दे, और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दे, यानी कि न्यूमरेटर हमारे पास क्या है x है, इसमें 2 हमने ऐड किया, डिनोमिनेटर क्या है y, इसमें हमने 2 ऐड किया, तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है भाई 9/11 बन जाता है, कुछ इस तरह से, क्लियर हो गई बात। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमको क्या मिल जाएगा, 11 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2, ये हमको मिल गया। 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 9y प्लस 18 मिल जाएगा, ठीक है। अब सिंपल सा इक्वेशन बनाए, इसको हमने इस तरह से लिख लेते हैं, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22 कर देते हैं, 22 को हमने राइट साइड में ट्रांसफर कर दिया, तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर -4 मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इक्वेशन नंबर 2 भी इसी तरह से निकालेंगे, कंडीशन क्या बोलेंगे ये चेक कर लेंगे बस। कंडीशन बोला अगर 3 ऐड किया जाता है दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन 5/6 होता है। तो न्यूमरेटर में 3 ऐड करें तो x प्लस 3, डिनोमिनेटर में 3 ऐड करें ये, तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है 5/6 इज इक्वल टू 5/6, ठीक है, 5/6। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3, 5 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 3, ये हो जाएगा।
तो ये बन जाएगा 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15, ये हमको मिल गया। ठीक है, अब सही बात, इसकी बात 6x माइनस 5y हमने ट्रांसफर किया और 15 माइनस 18, तो हमको मिल जाएगा यहाँ से 6x माइनस 5y इज इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ से -3, इतना मिल गया। अब कोई भी इक्वेशन से हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, चाहे 1 से निकालो चाहे 2 से निकालो, दोनों आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। चलो इक्वेशन 1 से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 1 से क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ से अगर मैं किसकी वैल्यू निकालूँ, अगर x की वैल्यू निकालूँ तो 11x इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, -4 -9y हो जाएगा। सॉरी माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके 9y माइनस 4/11 ऐसा लिख देता हूँ। ठीक है, x की वैल्यू आ गई। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट अप कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन 2 क्या था, 6x, ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 9y माइनस 4/11 इन इक्वेशन 2, ये सब लिख लेंगे आप, मैं जनरली ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, 6x फिर क्या है -5y है तो -5y, सॉरी x की वैल्यू हम पुटअप कर रहे हैं तो x की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है, 6x की वैल्यू 9y माइनस 4/11, ये हमने रख दो x की वैल्यू -5y इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, -3 आ गया, -3 लिख दिया हमने कुछ इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 9 6 हो जाएगा 54y। ठीक है, सॉरी 54y, फिर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये 4 है तो ये हो जाएगा 24/11 माइनस 5y इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, ये हमको मिल गया। अब आगे क्या करेंगे, 54y माइनस 24 देखो अब देखो अब क्या आगे करेंगे हम, देखो 54 और -24, ठीक है, 11 का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे आगे, देखो 54 और -24, अब 11 का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा कुछ इस तरह से, तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे -55y इज इक्वल टू -3 इंटू 11 का ही मल्टीप्लाई कर देते हो, क्योंकि 11 जो है वो अपॉन में आएगा और अपॉन जो है उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमको मिल गया 54y माइनस 55y माने यानी कि मिल जाएगा -y। ठीक है, इज इक्वल टू मैं शॉर्ट में करता हूँ, -3 इंटू 11 हो जाएगा -33 और 24 को ट्रांसफर कर दे तो +24, इस तरह से आ गया। ठीक है ना, तो हम माइनस करके देखेंगे 6 और ये 9 मिल जाएगा हमको, -y इज इक्वल टू -9 मिल गया, यानी कि y इज इक्वल टू 9 हमको मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना है, x की वैल्यू भी निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जो आया था इसको इक्वेशन नंबर 3 कर देते हैं, तो 3 में पुट अप कर देंगे, पुट y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 3। ठीक है, पुट अप कर दो, इक्वेशन नंबर 3 है ना ये, इक्वेशन नंबर 3 पुट अप करके देखते हैं क्या आ रहा है हमारे पास। x इज इक्वल टू आ गया 9y, तो 9 इंटू वाई की वैल्यू 9 -4/11 तो 9 9 कितना हो जाएगा 49 -4/11 आ गया, यानी कि हमारे पास क्या मिल जाएगा 45, अरे सुन, तो यहाँ पे क्या मिल गया, x इज इक्वल टू 9 9 से ये हो गया 81 -4/11 आ गया, तो इसको माइनस करेंगे तो 77/11 यानी कि कैंसिल आउट होकर 7 मिल जाएगा x की वैल्यू। लेकिन हमको फाइंड आउट करना है फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या था हमारे पास, फ्रैक्शन था x/y, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7 और y की वैल्यू आ गई 9, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। 5 years hence the age of Jacob will be the 3 times that of his son। यानी कि जैकब की एज जो 5 years के बाद, हैंस बोला है मतलब बाद, ठीक है, 5 ईयर के बाद जैकब्स का जो एज है वो 3 टाइम्स हो जाता है उसके सन के एज से, मतलब सन के एज का वो 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। 5 years ago मतलब 5 साल पहले बोल रहा है, ठीक है। 5 years ago Jacob's age was 7 times that of son's age, ठीक है। What are their present ages? दोनों को यानी कि जैकब्स का और उसके सन का एज हमको फाइंड आउट करना है, प्रेजेंट एज, ठीक है। तो दोनों के एज को हम एज्यूम कर लेते हैं। तो सबसे कम किसका होगा, एज जो है वो सन का होगा, तो पहले सन का एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, लेट द son's age be x and Jacob's age, या प्रेजेंट एज बोल सकते हैं, चाहे तो उसको प्रेजेंट एज लिख लेंगे, वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, सन्स, क्योंकि प्रेजेंट एज पूछा है, बी एक्स ईयर्स, जैकब्स प्रेजेंट एज बी वाई ईयर्स। बी वाई ईयर्स, सी हमको मिल गया। अब कंडीशन क्या बोला है देखो, 5 years हैंस मतलब 5 साल के बाद, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे 5 years हैंस सन्स एज क्या हो जाएगा, जैकब्स एज क्या हो जाएगा, ये देखेंगे। तो सन का एज प्रेजेंट में कितना है, एक्स है, और जैकब्स का प्रेजेंट में एज कितना है, वाई। तो 5 years हैंस मतलब 5 साल के बाद, तो उसकी जो अभी एज होगा उसमें 5 years वो बढ़ जाएगा। 5 साल के बाद क्या होगा, 5 year बढ़ेगा ही ना, तो बढ़ेगा, इसका मतलब क्या करेंगे, +5, ठीक है। इसमें भी क्या हो जाएगा, +5। अब इस कंडीशन में क्या बोला है, जो जैकब्स का जो एज है, जैकब्स का एज कितना है, y+5, ठीक है। जैकब्स का जो एज है वो 3 टाइम है किसके, उसके सन के एज का, ठीक है। तो ये 3 टाइम है उसका सन का एज कितना है, x+5, ये हो जाएगा कंडीशन। क्लियर है मेरी बात, आगे सॉल्व करेंगे। y+5 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x+15 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो y - 3x, y - 3x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 15 - 5, यानी कि y - 3x इज इक्वल टू मिल जाएगा हमको 10, ठीक है। ये हमको मिल गया, और यहीं से हम y की वैल्यू निकाल देते हैं, 10 + 3x हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको 2 दे देते हैं इस तरह से, ठीक है। अब एक और इक्वेशन हम निकालेंगे यहाँ से। सेकेंड कंडीशन बोला है यहाँ पे 5 years अगो, 5 years अगो क्या होगा, 5 years अगो सन्स एज, ठीक है, एंड जैकब्स एज, जैकब्स एज, सन्स एज पहले एक्स था, जैकब्स के पहले मतलब प्रेजेंट में इतना था, ठीक है। अब अगो बोला है 5 years अगो बोल रहा है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसमें 5 माइनस कर देंगे, इसमें 5 माइनस कर देंगे, ये हमको मिल गया, ठीक है। सन्स एज मिल गया एंड जैकब्स एज मिल गया, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या बना हुआ है कि जैकब्स 5 years अगो जैकब्स एज वाज 7 टाइम एज हिज सन, ठीक है। तो 7 टाइम कर देना हमको, तो जैकब्स का कितना है, ठीक है, वो 7 टाइम है किसका, सन्स एज का। तो ये हो जाएगा y - 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 7x - 35 हो जाएगा, ठीक है। तो y - 7x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -35 + 5। तो y - 7x इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया, -30 मिल गया। अब x की वैल्यू जो सॉरी x की वैल्यू y की वैल्यू हमने जो निकाली थी, y की वैल्यू यहाँ पुट अप कर देते हैं। तो y की वैल्यू कितनी थी, 10 + 3x, 10 + 3x - 7x इज इक्वल टू -30। तो हमको मिल जाएगा -4x इज इक्वल टू मिल जाएगा -30 - 10। तो -4x इज इक्वल टू मिल गया -40, तो x इज इक्वल टू -40 अपॉन -4 कैंसिल आउट हुआ, हमको मिल गया 10 x की वैल्यू। तो x क्या था हमारे पास, सन्स एज था, तो जैकब्स एज क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर जो 2 है उसमें पुटअप कर देंगे, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर 2, क्या था, y इज इक्वल टू 10 + 3x, तो y इज इक्वल टू 10 + 3x, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू है 10, तो ये 10 + e हो जाएगा हमारे पास 30, यानी कि मिल जाएगा 40।
तो हमारे पास क्या आ गया, क्या मिल गया हमको, देयरफॉर सन्स एज इज, प्रेजेंट एज इज 10 years and Jacob's present age is 40 years। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात? तो चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 3 है हमारा, जिसमें की क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो मैं इसमें एलिमिनेशन मेथड बस आपको बताऊंगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको इसके पहले वाले एक्सरसाइज में मैं बता चुका हूं। ठीक है, और एलिमिनेशन मेथड पे देखा जाए तो मैं पहले भी बता चुका हूं कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में। अगर आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ग्राफिकल, जो भी मेथड बोलो, ठीक है, तो उस मेथड का वीडियो आपको क्वेश्चन सहित कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन हमारे पास है x + y = 5। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन है 2x - 3y = 4। ये सेकेंड इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन 1 हुआ, ये इक्वेशन नंबर 2 ये हमने मेंशन कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हमेशा आप याद रखेंगे जब भी एलिमिनेशन मेथड आप सॉल्व करेंगे, यानी कि आपको किसी एक वेरिएबल को, जो भी वेरिएबल है, चाहे वो x वेरिएबल हो चाहे वो y वेरिएबल हो, ठीक है, तो जो भी वेरिएबल है उसमें से किसी एक वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना है। और वेरिएबल कब एलिमिनेट होगा, जब उसके कोएफिशिएंट, दोनों जो इक्वेशन होंगे उसमें अगर कोएफिशिएंट अगर सेम होगा, एक जैसे कोएफिशिएंट दिखेंगे, तभी वो वेरिएबल एलिमिनेट हो पाएगा। तो क्या अभी इस क्वेश्चन में आपको सेम कोएफिशिएंट दिख रहे हैं? यहाँ कोएफिशिएंट कुछ नहीं, मीन्स 1 है, और यहाँ पे क्या है आपको 2 है। ठीक है, तो कोएफिशिएंट 1 और 2 आपको दिखाई दे रहा है। तो कोएफिशिएंट सेम हुए क्या? नहीं हुए। इसमें अगर ध्यान दें, कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, सेम हुए क्या? नहीं हुए। तो हमको चाहे y के लिए चाहे x के लिए कोएफिशिएंट को सेम करना है। तो कोएफिशिएंट कैसे सेम करेंगे, आइए देखते हैं। अब देखो, इसमें आपको सिंपली क्या करना है, इक्वेशन 1 को आपको मल्टीप्लाई कर देना 2 से, मतलब यहाँ जो वैल्यू रहेगा उससे इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ जो वैल्यू रहेगा उससे इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। कुछ इस तरह से आपको करना है, तो ईजिली आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, एंड इक्वेशन 2 बाय 1, या इसमें मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो भी चलेगा इक्वेशन 2 में। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो x + y = बोथ साइड ना, ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे 2x + 2y = मिल जाएगा 10। और सेकेंड इक्वेशन में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, -3y = क्या है, 4 है। ये एज इट इज रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, दोनों को हम माइनस कर देंगे। तो इक्वेशन 1 क्या था, 2x + 2y = 10 हमारे पास था। इक्वेशन 2 क्या था, 3 कितना था, सॉरी एक मिनट, इक्वेशन 1 और 2, सॉरी इक्वेशन 1 और 2 नहीं, इक्वेशन ये आपका 3 और ये आपका 4। इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को माइनस करेंगे भाई। ठीक है, इसको माइनस करना है, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से। फिर से इसको लिख देता हूँ मैं एक बार, देखो क्या आ जाएगा हमारे पास। ये इक्वेशन कितना था भाई, हमारे पास था 2x - 3y। ठीक है, चलो यहाँ पे माइनस करते हैं। हमारे पास था इक्वेशन 2x + 2y = 10, और ये इक्वेशन कितना आया था, 2x - 3y = 4। माइनस करेंगे तो साइन विल बी चेंज, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा सेकेंड वाले इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो ये दवा कैंसिल आउट हो गया, सेम है, इसीलिए तो एलिमिनेशन मेथड के लिए कोएफिशिएंट को सेम किया हमने। ठीक है, तो 2y + 3y, इसका साइन देखेंगे 2y और इसका साइन देखेंगे 3y। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5y = इसको हमने माइनस किया। ठीक है, तो हमको मिल जाएगा 6, तो y की वैल्यू मिल जाएगी 6/5। ये करेक्ट बात है। ठीक है, आगे समझ में आपको। अब आगे इसका सोल्यूशन दिखता है। देखो y की वैल्यू तो आ गई, अब x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन में आपको पुटअप कर दें। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में पुटअप कर देते हैं। ठीक है, पुट y = 6/5 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या था, x + y, तो x + y की वैल्यू 6/5 = कितना था हमारे पास, 5 ही था, तो यहाँ लिख देते हैं 5। चलो ठीक है, ये हमको मिल गया।
अब x की वैल्यू कैसे आएगी 5 और इसको ट्रांसफर कर दिए तो ये हो जाएगा 25 माइनस 6 अपॉन 5, तो हमको क्या मिल गया 19 अपॉन 5 x की वैल्यू। तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 19 अपॉन 5 एंड y इज इक्वल्स टू हमको मिल गया था कितना 6 अपॉन 5। ये आपका आंसर होगा। क्लियर हो गई बात। तो इसी तरह से आप बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके देखेंगे। ये एलिमिनेशन मेथड के क्वेश्चंस है। ओके।